सबसे पहले इसमें हम आप लोग को बताए थे ऑफ लैंड एलियनेशन। इसमें हम अब इसका मतलब क्या होता है, लैंड ट्रांसफर। देखिए लैंड ट्रांसफर, लैंड ट्रांसफर मीनिंग ऑफ लैंड एलियनेशन का मतलब फ्रॉम ट्राइबल टू ट्राइबल, फ्रॉम ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल और फ्रॉम ट्राइबल टू गवर्नमेंट। तो ये तीन तो जो लैंड ट्रांसफर का तीन तो बिंदु है। ये ट्राइबल कौन, ट्राइबल जो मूलवासी थे वहां के, जिनके पूर्वज आकर के जंगलों को साफ किए थे और काट करके कृषि योग्य बनाए थे, उनके वंशज, वो ट्राइबल, उनके हाथ से ट्राइबल में के हाथों में चल जाना, या फिर नॉन ट्राइबल के हाथों में चल जाना, या फिर गवर्नमेंट के हाथों में चल जाना, ये होता है लैंड एलियनेशन का मतलब। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम बताए थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम 2-3 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट था इसके परिणाम स्वरूप आया था विल्किंसन रूल। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये तीन चीजें, कोल्ड रिबेलियन के फलस्वरूप विल्किंसन रूल आया था जो लैंड एलियनेशन को रोकता था। संथाल रिबेलियन के फलस्वरूप संथाल परगना नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और बिरसा आंदोलन के फलस्वरूप सीएमटी एक्ट आया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद हम बता रहे थे कॉजेज ऑफ लैंड एलियनेशन। आप लोग इसमें इंटरफेयर मत कीजिए।
ये 4 पॉइंट बताए थे। झारखंड की खनिज संपदा, भूमि कानूनों की खामियां, औद्योगिकरण और विकास परियोजना, जैसे कि यहाँ तक आप लोग को बता चुके थे कॉजेज तक। उसके बाद हम बुक का नाम, इसके 4 पॉइंट के अतिरिक्त भी अगर आपको लगता है कि भूमि अधिग्रहण के और भी कारण हो सकते हैं तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा। आपको इस पेपर का बुक के बारे में ज्यादा नहीं मिल रहा होगा। समकालीन झारखंड का इतिहास से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है जिसका सारा चैप्टर आपको एक ही बुक में मिल जाए। इधर उधर से कुछ आर्टिकल्स वगैरह मिलते हैं जो हम ग्रुप में भेज दिए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। पर वो केस स्टडीज है, कोई संताल परगना के बारे में बोल रहे हैं, कोई रांची के बारे में बोल रहे हैं। पूरी तरह से जो हम बता रहे हैं वो लिखिएगा, उस सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मीनिंग लिखिएगा, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर कॉजेज। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। आज हम शुरू करेंगे रिलेटेड लॉज। लिखते जाइए, नोट करते जाइए। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ।
रिलेटेड लॉज और पॉलिसीज है, जिसमें से हम सीएमटी एक्ट बता चुके थे, एसपीटी एक्ट बता चुके थे, कोल बियरिंग एरियाज एक्ट बता चुके थे। आज हम बिहार शेड्यूल्ड एरियाज, बिहार शेड्यूल, यहाँ रेगुलेशन कट गया है, बिहार शेड्यूल्ड एरियाज रेगुलेशन 1969 शुरू करेंगे। और बाकी सारा सीएमटी एसपीटी आप तो दूसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ ही रहे होंगे, इसलिए हम डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे। इस एक्ट में भूमि के अवैध अधिग्रहण, इलीगल एलाइनेशन को रोकने के लिए एसएआर कोर्ट बनाए गए थे। इस अधिनियम में जो इस अधिनियम नहीं, रेगुलेशन है, जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में सेक्शन 71A जोड़ करके एसएआर कोर्ट की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कि आदिवासी अपनी इलीगल ट्रांसफर का विरोध कर सकते थे कि अगर उनको लगता था कि मेरे जमीन का इलीगल ट्रांसफर हुआ है तो वो उसके विरुद्ध में मुकदमा दायर कर सकते थे एसएआर में, कोर्ट में। तब इससे सबसे पहला फायदा जो हुआ, जो आपका पीडीएफ दिया उसमें भी दिया हुआ होगा, इसमें हम बता दे रहे, छद्म टाइटल सूट के कारण जो भूमि अधिग्रहण होता था वो रुक गया। छद्म टाइटल सूट क्या था? 1969 यानी इस रेगुलेशन के आने से पहले सीएमटी एक्ट में प्रोविजन था कि यदि कोई गैर आदिवासी व्यक्ति को कर्ज देता और कर्ज लेने के लिए वह आदिवासी अपनी भूमि को गिरवी पे रखता तो और 12 वर्ष के बाद भी वो अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ रहता था तो गैर आदिवासी के पास वो भूमि चली जाती है। जैसे आप किसी से कर्ज लिए, कर्ज लेने के लिए आपने अपनी भूमि गिरवी पे रख दी और आप 12 वर्ष बाद भी उस कर्ज को नहीं चुका पाए तो आपकी भूमि उसके पास चली जाती थी, चाहे वो आप आदिवासी और गैर आदिवासी का बात ही क्यों ना हो। इस तरह कानूनन ट्रांसफर नहीं होता था, पर सिविल कोर्ट का यूज करके चालाकी से वो इस तरह का ट्रांसफर कर लेते थे, तो इससे लैंड अलाइनेट हो जाता था। एसआर एक्ट आने से पहले, एसएआर एक्ट आने के बाद, एसएआर रेगुलेशन आने के बाद ये इस तरह का ट्रांसफर रुक गया, क्योंकि जो अब 12 वर्ष था वो अब 30 वर्ष कर दिया गया। हाईकोर्ट भी इस तरह का ट्रांसफर को रोक दिया। लेकिन एसएआर एक्ट में, एसएआर शेड्यूल एरिया रेगुलेशन में कुछ खामियां भी थी, जैसे कि कुछ इलीगल ट्रांसफर थे उनको लीगल बनाना पॉसिबल हो गया था। पहले इसमें यह प्रोविजन किया गया था कि डीसी 1969 से पहले जो इलीगल ट्रांसफर हुए हैं उसको लीगल डिक्लेयर कर सकता है यदि उस भूमि पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया हो। मान लीजिए जैसे आदिवासियों द्वारा भूमि पूर्व के समय में 1969 से पहले भूमि किसी गैर आदिवासी को दे दी गई और उस पर उसने कंस्ट्रक्शन कर चुका है, तो इस एसएआर द्वारा ये अधिकार दे दिया गया डीसी को कि वो उसको लीगल कर सकता है। ये इलीगल था जिसको लीगल कर सकता है, लेकिन यदि वो भूमि लेने के बदले में उसके बराबर मूल्य का जमीन दे दिया हो या फिर कंपनसेशन दे दिया हो तो वो लीगल ट्रांसफर हो जाता था। इस प्रोविजन का यूज करके बहुत सारे इलीगल लैंड ट्रांसफर को लीगल घोषित किया गया है। अब एसएआर कोड द्वारा इलीगल लैंड ट्रांसफर को आदिवासी चुनौती दे सकते थे, अपने मुकदमा दायर करके अपना जमीन वापस कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कई दिक्कतें थी। ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी नहीं थी और कुछ आदिवासी अदालती प्रक्रिया के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते थे। अदालत ऑफिस के चक्कर में उनका धन भी बर्बाद होता, समय भी बर्बाद होता, ऊर्जा भी बर्बाद होता और कई बार मुकदमे दायर करने के बाद भी उस मुकदमा को रिजेक्ट कर दिया जाता था। और कितना बार आदिवासी मुकदमा एसएआर कोर्ट में मुकदमा दायर करना चाहते थे
पर उन्हें रिश्वत देकर, ब्राइब देकर के या डरा धमका करके मुकदमा करने से रोक दिया जाता था। और यदि मुकदमा दायर करने में सफल रहते भी थे तो उनको कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। जो SAR कोड के नॉन आदिवासी, गैर आदिवासी ऑफिसर थे, उनको आदिवासियों के कस्टमरी लॉज के बारे में जानकारी नहीं थी, तो बहुत सारे मामलों में वे मुकदमे को रिजेक्ट कर देते थे। आप लोग समझ रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए आप लोग समझ रहे हैं? कुछ रिस्पॉन्स आप लोग का समझ रहे हैं? अब अगर SAR में मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया जाता था तो उसके लिए ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? अगर SAR में मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया जाता था तो उसके लिए कौन से तर्क दिए जाते थे। अगर आप एप्लीकेशन दायर किया, आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया तो आपको उनको बतलाना पड़ता था कि क्यों रिजेक्ट कर दिए। तो ऐसा था कि कई बार बोल दिया जाता था कि ये CMT एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, लेकिन कई बार ऐसा कर दिया जाता था कि भूयड़ी जमीन है। CMT एक्ट भूयड़ी जमीन के लिए नहीं, मुंडा क्षेत्र में खुदकती जमीन के लिए है। तो इस तरह का ट्रांसफर को वो कोर्ट अनुमति नहीं देता था। इलीगल लैंड ट्रांसफर को अवैध घोषित नहीं करता था अगर जमीन भूयड़ी हो। दूसरा, CMT एक्ट कृषि भूमि पर लागू नहीं होता, कृषि भूमि पर ही लागू होता है, गैर कृषि भूमि पर लागू नहीं होता है। इससे कृषि भूमि को अगर गैर कृषि भूमि डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो आदिवासी से गैर आदिवासी में ट्रांसफर होना पॉसिबल होता है। इसमें एक व्यवस्था है छप्पर बंदी। छप्पर बंदी में आदिवासी आवेदन एप्लीकेशन देता है कि उसका जमीन अब खेती के लिए अनुपयुक्त हो गया है, क्योंकि उस जमीन के आसपास बिल्डिंग बन गया है। तो इस जमीन का उपयोग कचरे फेंकने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए होने लगा है। अब हम लगान तो देते हैं पर हम जमीन का खेती के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आवेदन देने पर जो गजेटेड ऑफिसर या सर्किल ऑफिसर रहते थे वो आकर के जांच करते थे। वो देखते थे क्या ये म्यूनिसिपैलिटी एरिया में, शहरी क्षेत्र में है और इनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है। इन सारी बातों की जांच करते थे और अगर वो सही पाया जाता था तो उसको भूमि को छप्पर बंदी घोषित कर देते थे। अगर लगान में छप्पर बंदी जब लिखा रहता तो वो भूमि विक्रय के योग्य बन जाती थी। और इसके अतिरिक्त 1947 से पहले अगर जमींदार भूमि को आदिवासी ट्राइबल भूमि को अधिग्रहित कर लिया है तो वो भूमि बेची जा सकती थी। इस तरह से बहुत सारे प्रोविजन है जिसकी चर्चा आपको हम जो PDF दिए हैं हिंदी में, झारखंड एनसाइक्लोपीडिया बुक से, उसमें की गई है। तब हम इसके बाद वाला पॉइंट में आते हैं। इसके बाद हम जो पॉइंट बताएं, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र, फिफ्थ शेड्यूल्ड एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जिन क्षेत्रों में आदिवासी बहुसंख्यक है उन क्षेत्रों में लागू की गई है। भारत के 10 राज्यों के आदिवासी इलाकों में ये प्रोविजन लागू किया गया है। इस प्रोविजन में माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, लघु वनोत्पाद, जैसे वन से हम लकड़ी निकाल सकते हैं, फल फूल पत्ते इकट्ठे कर सकते हैं, तो जो फल फूल पत्ता वगैरह रहता है वो लघु वनोत्पाद कहलाता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं। जल और खनिज पर वहाँ की स्थानीय कम्युनिटी का अधिकार सुनिश्चित करता है। इन क्षेत्र में गवर्नर लैंड ट्रांसफर को रोकने के लिए रेगुलेशन बनाने का राइट रखता है। संविधान में इस प्रोविजन के आधार पर ही बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 बनाया गया था। और झारखंड में भी ट्राइबल बहुल क्षेत्र है, आप जानते हैं।
झारखंड का 26% आबादी जनजातीय आबादी है, जबकि पूरे भारत में 8% आबादी जनजातियों का। झारखंड के में 24 डिस्ट्रिक्ट है, 24 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से 13 डिस्ट्रिक्ट पूर्ण रूप से और 3 डिस्ट्रिक्ट का कुछ क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है। अब इन अनुसूचित क्षेत्र में लैंड ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजन बनाए गए। 1996 में पेशा आया, हम बताएं, लिख दिए हैं, आप लोग सारा नोट कर लीजिएगा और जो हम लेक्चर दे रहे हैं उसे आप अंदर में लिख लीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पेशा का फुल फॉर्म पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। यह कानून 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में लागू है। भूरिया कमेटी द्वारा ये कानून बनाया गया था, उनकी सिफारिश पर बनाया गया था। इसमें इस कानून के अनुसार ग्राम सभा को लघु वनोत्पाद यानी मैनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, सिंचाई, इरिगेशन और लघु खनिज पर स्वामित्व दिया गया। इस क्षेत्र में विकास परियोजना लागू करने से पहले ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन जिस समय पेशा आया था उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था और उसके प्रावधानों को उस समय लागू नहीं किया गया था। लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग राज्य घोषित हो गया था और पेशा के प्रावधानों के अनुरूप 2001 में झारखंड पंचायत राज एक्ट आया था, झारखंड सरकार द्वारा लाया गया था। इसमें ग्राम सभा को अपने गांव की सीमा पर जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उनका प्रबंधन का अधिकार दे दिया गया था। उसके बाद हम चर्चा किए कौन कौन सा पॉइंट बताएं। सबसे पहले टीएमटी था, टीएमटी स्पीति कोल बियरिंग एरियाज एक्ट। उसके बाद हम एसएआर कोड का चर्चा किए। उसके बाद हम पेशा का चर्चा किए। उसके बाद हम झारखंड पंचायत राज एक्ट का चर्चा किए। इसके बाद है SC/ST अत्याचार निरोधक एक्ट जो 1989 में आया था। इसमें इसके बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन इसके एक प्रोविजन ये भी है कि गलत तरीके से आदिवासियों को भूमि से विस्थापित नहीं किया जा सकता। इस तरह ये लैंड एलियनेशन को रोकता है। ये डायरेक्ट लैंड एलियनेशन पर कानून नहीं है, पर इसका एक प्रोविजन है जो आपके चैप्टर से रिलेट करता है। एक कानून है 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से ही चली आ रही है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। इसमें प्रावधान है कि पब्लिक पर्पस के लिए किसी भी भूमि को अधिग्रहित किया जा सकता था, चाहे वो ट्राइबल हो या ट्राइबल लैंड हो या नॉन ट्राइबल लैंड हो। अगर पब्लिक पर्पस की बात हो तो भूमि को अधिग्रहित किया जा सकता है और उसके लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। पर इस अधिनियम का प्रयोग कौन कर सकता है? केवल सरकार ही कर सकता है। प्राइवेट कंपनीज इस अधिनियम का प्रयोग करके जमीन अधिग्रहित नहीं कर सकती है। और फिर हम लास्ट पॉइंट जो है 1997 का समता जजमेंट। 1997 का सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश के एक एनजीओ समता द्वारा एक याचिका दायर की गई थी 1997 में सुप्रीम कोर्ट में। समता क्या है? आंध्र प्रदेश की एक एनजीओ। उसने प्राइवेट माइनिंग कंपनीज को ट्राइबल लैंड लीज पर देने के लिए आंध्र सरकार का विरोध किया था। ट्राइबल लैंड को प्राइवेट माइनिंग कंपनीज को लीज पे देने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश सरकार के विरुद्ध स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर दिया था, SLP दायर कर दिया था। और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दिया और कहा कि सरकार भी एक व्यक्ति है और शेड्यूल एरिया में प्राइवेट कंपनी को जमीन लीज पर नहीं दी जा सकती है। बस इतना ही है। ये सारा कानून